अम्मा जी, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। शाम होने को थी, अंधेरा गिर आया था। घर की बहू रचना फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज नंदोइया जी आने वाले थे। अब नंदोइया जी आ रहे थे तो मौसी सास मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वाले को हर छोटे छोटे कामों में ज़रूर बुलाती। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वाले से तो वो 2 गज नहीं, पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती है। और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ भी है। उन्होंने तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज वैसे तो कोई ख़ास त्योहार नहीं है, ना ही घर में कोई किसी की सालगिरह है, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी और दामाद आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गए थे। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था घर में। बहू के आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती हैं, यहाँ पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज़ ठंड हो रही थी और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिश था, साथ ही 3 तरह की सब्जियां और पूरी अलग। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बना था। इसलिए रचना लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकौड़े का काम भी रचना को ही करना था। मदद करने के लिए कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियों और हलवा तैयार करके रखा था। इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही नंद बोली, भाभी आपको इतनी भी पता नहीं है, बाहर कड़ाके की ठंड है और पानी कौन पिएगा, आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी भी बोली, अरे इतना शुहूर तो खुद को होना चाहिए, पर इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है। हाल तो ठंड में हमारी ख़राब हो रही है। सुनकर एक बार तो रचना को लगा कि जवाब दे दे कि अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तब वो सीधा चाय लेकर आई थी। तो यही नंद थी जो उसे उसे सुहूर सिखा रही थी। और यहाँ अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में थी कि कड़ाके की ठंड में बहू को गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ देना पड़ता है, सबकी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकल आते हैं, कितनी बार सब्जियाँ धोनी पड़ती हैं, क्या उन सब के लिए गीज़र लगा रखा है। खैर, अपनी बात को अपने ही मन में रखकर रचना वापस रसोई में आ गई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ाई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूड़ी और पकौड़े तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी मौसी जी और नंद मनोहर कर करके उन्हें खिलाने लगी। मनोहर के नाम पर ज़बरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब पुरुषों और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफ़ी टूटन पड़ा हुआ था। उसके बाद महिलाएं बैठी खाना खाने के लिए। महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनोहर कर करके अपनी बेटी बहनों को भांजियों को खाना परोस रही थी। फिर वही हुआ, उनकी थाली में भी चूटन पड़ा हुआ था। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गए, पर नंद और नंदोइया अभी वहीं थे। अभी रचना का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने रचना को आवाज़ लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी नंद के लिए भी बांध देना। कहाँ, सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। रचना ने खाने के बर्तन खोले कर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था, पर अम्मा जी बोल चुकी थी तो थोड़ा सा तो खाना पैक करना ही था। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने परिवार के लिए निकाल कर बाकी का बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है तो इससे तो सिर्फ 2 ही लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए हैं। अम्मा जी की बात सुनकर रचना बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना ही बचा ही नहीं, खाना ख़त्म हो गया है। अरे इतना सारे लोगों को खाना बनाया था, ख़त्म कैसे हो गया, मेरे हाथों में से तो कभी ख़त्म नहीं हुआ। इतने में अम्मा जी की नज़र थाली पर
पड़ी जिसमें रचना ने अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल रखा था। उसे देखते ही अम्मा जी के माथे पर सिलवटें आ गई और रचना को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? अम्मा जी मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैंने तो अपने लिए खाना निकाल दिया है, बाकी खा पैक कर दिया है। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना अलग से निकाल रखा है तूने? अरे घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी? चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल कर आ चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर रचना हैरानी से अम्मा जी को देखती रही। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती थी? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए उसे परेशानी ना हो, पर बहू को भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। रचना देखती रह गई और अम्मा जी ने वो थाली भी साफ कर पैक करके दे दी। जब तक रचना पूरी तरह से होश में आती, जब तक नंद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर रचना उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर में के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना ख़त्म हो चुका है। माँ जी तो थकावट का बहाना करके अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में डोर बेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर आया था। उनकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया। इतने में पीछे से रचना आ गई और बोली, नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था, और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल कमरे की तरफ ले जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने विद्या को रोका, पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने थे, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगा कर खा रही हो? उनकी बात सुनकर रचना ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे, पर घर की बहू के लिए नहीं। चाहे खाना मुनूर के नाम पर कूड़े में फेंक दिया जाए, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जाता है, पर मैं समझौता करने वालों में से नहीं हूँ। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे हैं और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। कहकर रचना अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को तड़ते रहे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, मनूर और बर्बादी का फ़र्क नहीं पता तुम्हें। खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। कितना खाना तुमने मनूर के नाम पर बर्बाद कर दिया, ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का भी खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना ज़रूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ नहीं बोल पाई। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते हैं तो खुद बाबूजी रसोई में जाकर ज़रूर चेक करते हैं कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनूर के नाम पर खाना कूड़े में ना फेंक दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।